नागौर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव को लेकर प्रयास जारी है। जिले में 118 कोरोना मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 58 का उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। जिले में अब तक 3,549 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने जिले में कोरोना पर स्थिति नियंत्रित होने का दावा किया है। जिले में 3,123 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। इसके साथ ही 3,241 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके साथ ही जिले भर में नए सैंपल लेने का दौर जारी है। 5 मई को 208 नए सैंपल लिए गए। 308 सैंपल की रिपोर्ट आना शेष है। जिले के JLN अस्पताल में 88, मकराना में 22, लाडनू में 75, डीडवाना में 20, कुचामन में 3 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, वहां कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर सैंपलिंग का काम जारी है। इसी प्रकार जिले के एक पुलिसकर्मी व मुंडोता में पॉजिटिव मिली वृद्ध महिला की दूसरी बार जांच रिपोर्ट नेगेटिव मिलने पर क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेज दिया गया है। इसी प्रकार JLN अस्पताल से 7 और मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले के JLN अस्पताल से अब तक 1,712, डीडवाना से 248, लाडनू से 610, कुचामन से 615, मकराना से 222, परबतसर से 103 व नावा से 39 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। नागौर में अब तक 3,549 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 3,123 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव और 118 की पॉजिटिव प्राप्त हुई है। कुल 3,241 सैंपल्स की रिपोर्ट आ चुकी है। हमारे जितने भी सैंपल्स हैं उनकी अब रिपोर्ट जब से बीकानेर से हमने जांच करवानी शुरू की है, अब लगभग टाइम से प्राप्त हो रही है। अधिक देरी किसी में नहीं हो रही है। सबसे अधिक हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो अधिकांश हमारे मरीज हैं वो धीरे धीरे ठीक होता जा रहे हैं। कल 49 के करीब मरीज ठीक हो गए थे। आज 2 मरीज जो कुचामन के थे वो प्लस 7 अन्य मरीज भी ठीक हो गए हैं। तो इस तरह से निरंतर ये संख्या बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अधिकांश जो हमारे यहाँ के पेशेंट्स हैं वो जल्दी ही ठीक होकर के और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हमारे लिए रिस्क की बात केवल एक ही है, जिसके लिए बार बार हम सब आग्रह आमजन से करते रहे हैं, विशेष तौर पर हमारे बासनी क्षेत्र के लोगों से, कि जो हाई रिस्क के पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क के व्यक्ति हैं, चाहे वो ओल्ड एज के हों, चाहे वो प्रेग्नेंट वीमेन हों, चाहे बच्चे हों, वो अगर सामने नहीं आएंगे और उनके अधिक से अधिक सैंपल्स आप नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं हम रिस्क में रहेंगे। जैसे कल भी एक सैंपल पॉजिटिव आया है तो वो प्रेग्नेंट महिला थी, तो वो अगर टाइम से सैंपल करा लें तो निश्चित रूप से फिर उनको कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं रहेगा। अन्यथा अगर सैंपल कराया तब तक उनको अगर कोई समस्या एक बार डेवलप हो गई तो फिर निश्चित रूप से उसमें कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। जैसा कि हमें विदित है कि एक महिला जिसकी हमारे मृत्यु हुई थी वो भी प्रेग्नेंट महिला थी। तो जरूरी है कि टाइम से सैंपल निरंतर होते रहें, लोग इसमें सहयोग करें। मैं इसके लिए बासनी के लोगों का विशेष तौर पर वहाँ के जितने भी राजनीतिक लोग हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका पूर्ण सहयोग हमें अभी तक मिलता आ रहा है निरंतर, और उनके द्वारा प्रयास भी होते रहे हैं कि वो सैंपल्स को अधिक से अधिक करवाने में और लोगों को जागरूक करने में अभी भी निरंतर उनका सहयोग हमें मिल रहा है। वही आगे भी इसी प्रकार से हमारा जारी रहे, ये उम्मीद है। जो हमारा लेबर है, माइग्रेंट लेबर, जो कि हमारे ज़िले में किसी न किसी प्रकार से अटका हुआ था, उसमें से अधिकांश अब जा चुका है। अब पंजाब के जो 45-40 लोग हैं उनके लिए भी पंजाब सरकार से बात हो चुकी है और कल वो भी यहाँ से चले जाएंगे। हमारी तरफ से पूर्ण तैयारी करके और उनको पत्र आदि प्रेषित किए जा चुके हैं। जो लेबर राजस्थान से बाहर या बाहर के प्रदेशों से राजस्थान में आने का लिए इच्छुक है, उसके लिए मैं विशेष तौर पर 2-3 चीज़ें लोगों की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो देखिए कि ये बहुत भारत सरकार का और सभी राज्य सरकारों का ये बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो व्यक्ति फंसा हुआ व्यक्ति वो है जो कि फरवरी के एंड में या मार्च के महीने में किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी काम से गया था और वहाँ फंस गया। या मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो दूसरे स्टेट में पढ़ रहा था, अब चूंकि छुट्टियाँ हो गई
तो वो उस राज्य में फंस गया, या कोई महिला सपोज वो अपने पियर या ससुराल गई थी और अब लॉकडाउन होने के कारण से फंस गई हो, आ नहीं पा रही हो, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी हमारे ज़िलों में हैं तो हम उनको राज्य के किसी भी ज़िले में हो उनको पास दे रहे हैं, आराम से वो जाएं आके अपने ले आएँ। लेकिन हमारे विदिन राज्य ही बहुत से लोग हैं जो कि साहब मैं अब 3 दिन वो मिल के आ जाऊँ, या इसके लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसके लिए अनावश्यक रूप से हमारे पास आकर के अपना और हमारा समय लोग खराब ना करें। आवाजाही लोगों की नहीं खोली गई है, ये केवल व्यक्ति जो बीमार है चिकित्सा कार्य से या दुर्भाग्यवश से किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई है या जो फंसा हुआ व्यक्ति है उसी के आने जाने के लिए पास अलाउड है, ना कि आपके कोई रिश्तेदार से मिलने के लिए या किसी कोई और आपका आवश्यक कार्य करने के लिए आपकी आवाजाही अलाउ करी गई हो, वो नहीं अलाउड है। उसके लिए आकर के कृपया आप अनावश्यक रूप से परेशान नहीं हो। जहाँ तक सवाल अन्य राज्यों में जाने का है, तो इसी प्रकार से जो फंसे हुए व्यक्ति हैं वो दूसरे राज्य में जाने के लिए हमारे से पास ले रहे हैं तो हम उनको आराम से दे रहे हैं। लेकिन आप इसी राज्य में काम कर रहे हैं, केवल होली और दिवाली अपने घर को जाते थे, अब अचानक कोरोना का प्रकोप आया तो आप भागने को इच्छुक हो गए, ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल पास देकर के अलाउड नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर राजस्थान राज्य में भी इस प्रकार के व्यक्ति हमारे राज्य के जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं और वो निरंतर वहीं रहते हैं, उनकी परिवार भी वहीं रहता है, केवल होली दिवाली राजस्थान आते थे, अब वो कोरोना के कारण से कुछ समय के लिए अगर उन राज्यों में काम बंद हो गया है तो वो भागने के इच्छुक और गांव आने के इच्छुक इस प्रकार के जो लोग हैं, मेरा आपके माध्यम से सबसे अनुरोध है वो ना आए इस प्रकार के व्यक्ति। इससे अनावश्यक रूप से न केवल हमारे देश की परिस्थितियों में संकट पैदा होगा, बल्कि उनका आना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि वो फंसे हुए व्यक्ति नहीं है, वो काम वहीं कर रहे थे, रह वहीं रहे थे, उनका पूरा ठिकाना वहीं था। तो वो केवल इसलिए, और जल्दी ही सब राज्यों में काम शुरू हो गए हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो ऑलमोस्ट आज जो नया निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके तहत इवन म्यूनसिपल एरिया में भी अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और वो भी अगर अपने यूनिट के अंदर ही मजदूरों को रखते हुए काम करना चाहते हैं तो उनकी भी अनुमति के लिए आज लेटेस्ट हमारे पास में डायरेक्शंस प्राप्त हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कंटेनमेंट एरिया में यानी कर्फ्यूग्रस्त एरिया में अगर कोई यूनिट्स हैं तो वो भी चालू नहीं हो सकती हैं। उसके अतिरिक्त बाकी में जो है कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है, यानी एक तरह से इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रारंभ करने की तो अनुमति लगभग सर्वत्र ही मिल रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो समस्त प्रकार की एक्टिविटीज़ को छूट है, खेती बाड़ी से लेकर के समस्त प्रकार के कार्यों की पूर्ण छूट है। मंडियां पूर्ण रूप से चालू हों इसके लिए सरकार प्रयासरत है और निरंतर चल रही हैं। तो जब 90% गतिविधियों को छूट प्राप्त हो चुकी है, केवल आवागमन के साधन और मार्केट जो शहरी क्षेत्र के हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आबादी का घनत्व अधिक होता है, आप एक दूसरे के पास नज़दीक आकर के और मिल कर के और फैलाव की संभावना अधिक होती है, इसलिए उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट अभी किया गया है, जो भी धीरे धीरे उनको भी ओपन किया जाएगा। तो आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है कि लोग अनावश्यक रूप से आने का प्रयास ना करें, बल्कि लॉकडाउन पूर्णतः खुलने का इंतजार करें। बहुत अत्यावश्यक कार्य कोई है जिसके बिना रहा नहीं जा सकता, जिनको हम इमरजेंसी वर्क कहते हैं, या कोई फंसा हुआ व्यक्ति है, तो वही अप्रोच करे और आने का प्रयास करे। दूसरा, एक आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के पास के लिए या अन्य किसी उसके लिए कृपया जो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं या जो हमने वेबसाइट पर आईडी दे रखी हैं, हमारे कलेक्ट्रेट की आईडी है, उनके ऊपर मैसेजेस करें, पत्र डालें, जो भी करना है करें। अनावश्यक रूप से फ़ोन ना करें, उससे ना तो आपकी समस्या का निराकरण होगा, बल्कि हम लोग अत्यावश्यक फ़ोनों को सुन नहीं पाएंगे और उसके कारण से बहुत बेचारा जो आवश्यक ऐसी किसी समस्या में फंस गया हो जिसको सुनना जरूरी है, उसका समाधान नहीं हो पाएगा। सर, मार्बल उद्योग को लेकर किस तरह की कोई रियायत दी जाएगी मकराना में? देखिए, हमारी बिल्कुल प्रबल इच्छा है कि जल्दी से जल्दी मकराना का मार्बल उद्योग भी प्रारंभ हो, और ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो इकाइयां हैं तो उनको, जैसा मैंने पहले बताया, छूट ऑलरेडी प्रदत्त है राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार। लेकिन मकराना में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उनकी जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, उनकी इकाइयों में कोई बहुत अंतर नहीं है, कंटिन्यूटी में है। फिर भी अगर वो उद्योग चलाना चाहते हैं तो हमारी तरफ से हम प्रयासरत हैं कि शहरी क्षेत्र में भी उनकी जो यूनिट्स हैं, जैसा मैंने अभी बताया, वो अगर अपने मजदूरों को अपनी इकाई में ही रखते हुए अगर चला सकते हैं तो चलाने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी तरफ से उसको भी आसानी से छूट प्रदान करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज
मकराना मार्बल एसोसिएशन की बैठक हुई थी, जिसमें उनके खुद के द्वारा ही अभी तक बहुत इच्छा जाहिर नहीं की जा रही है। उनका ये कहना है कि वे एक साथ या तो सबको छूट दें या एक साथ ही बंद रखें, पार्ट्स में ना करें, म्यूनसिपल एरिया में रोकते हुए अन्य क्षेत्र में ना दी जाए। हम लोगों ने फिर उनसे कहा है कि आप लोग पुनर्विचार करो और सिस्टमेटिकली शहरी क्षेत्रों में भी अगर आप एक्टिविटीज़ को चलाना चाहोगे तो हमारी तरफ से उसको भी सहयोग प्रदान किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मलेसी उन क्षेत्रों में आनी चाहिए जिन क्षेत्रों में किसी प्रकार के कोई पॉजिटिव केसेज नहीं है। एक और बात मैं आपके माध्यम से समस्त नागौर जिले के नागरिकों से कहना चाहूँगा और विशेष अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति आपके गांव में, शहर में, क्षेत्र में बाहर से आ रहे हैं, कृपया उनके आने की संपूर्ण सूचना उनके घर में प्रवेश से पहले नाकों पे होनी चाहिए। और अगर वो गांव में बिना किसी सूचना पर आ चुके हैं तो सबसे पहले जो हमारी टीम हमने ग्रामीण क्षेत्र में बना रखी है उसको पास उपस्थित होकर अपने घर जाने से पहले वहाँ उपस्थित होकर अपनी सूचना वो पूरी दें। और जो निर्देश हम लोगों ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी कर रखे हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवाएगा। मेडिकल चेकअप में अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उसके साथ अलग तरह का व्यवहार होगा। अगर वो सिम्प्टोमेटिक है तो निश्चित रूप से उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करके हम उसका सैंपल लेंगे और सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर ही उसका निर्णय किया जाएगा। अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उस स्थिति में उसकी चॉइस है कि वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना चाहता है या होम क्वारंटाइन में रहना चाहता है। अगर वो होम क्वारंटाइन में रहना चाहता है तो उसके घर में पर्याप्त जगह उपलब्ध होनी चाहिए जहां वो रह सकता है। अगर जगह नहीं है, घर में एक ही कमरा है जिसमें उसके पहले से ही 5 परिवार के व्यक्ति रह रहे हैं और उसको भी रहना है, तो ऐसे व्यक्ति को घर में रहने की इजाज़त नहीं होगी, उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही रहना होगा। अगर उसके घर पे स्थान उपलब्ध है तो उसको स्वयं का एक बॉन्ड और साथ ही साथ अपने अड़ोस पड़ोस के 2 लोगों का हमारे को बॉन्ड दिलाना होगा कि वो होम क्वारंटाइन के नियमों की पालना करेगा। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों की पालना किए बगैर सीधा घर चला गया और हमारे ध्यान में आया तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में FIR दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे 2 व्यक्ति बासनी क्षेत्र में पाए गए हैं, उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने की कार्रवाई और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे प्रक्रियाधीन हैं। तो मैं इसमें पूर्ण रूप से सब लोगों को ये चेतावनी देना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना सूचित किए प्रथम सबसे पहले आते ही अगर आप नाकों से आ रहे हैं तो नाकों में रजिस्टर्ड करवा के आएँ और उसके बाद उपखंड मुख्यालय के ऊपर स्थित चिकित्सालय में अपनी जांच करवा करके ही फिर आगे आप उस प्रक्रिया के अनुसार जाएं। अनावश्यक रूप से स्वयं को और हमें परेशान ना करें कि हम आपके विरुद्ध विधि पूर्वक कार्रवाई करें। चीज़ है वो जो कर्फ्यू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कर्फ्यू में प्रशासन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए कर्फ्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखा है और गलियों तक को भी उन्होंने रोक दिया है। तो इससे क्या है कि वो लोग आपस में मिल नहीं सकते हैं और जितने भी पॉजिटिव केसेस थे उन पॉजिटिव केसेस की हमने शुरू में ये सिर्फ 5 परिवारों से रिलेटेड थे, उनके हमने सैंपल ले लिए थे। अब हमने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है, उस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हम प्रेग्नेंट लेडीज, डायबिटिक केसेस, ट्यूबरकुलर पेशेंट, कैंसर के मरीज या ऐसे मरीज जिनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, हमने उनकी अलग से लिस्ट बनाई है। एक दिन हमने 35 प्रेग्नेंट लेडीज़ का सैंपल कराया था और हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हाई रिस्क ग्रुप को पहले हम ट्रेस कर लें और उनकी हम पहले जांच करें ताकि किसी तरह की वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हो। ये हमने आरम्भ किया है और इसके अलावा सैंपल रेगुलर हमें लेने ही, रैंडम सैंपल भी हम ले रहे हैं। सैंपल हमने बंद नहीं किए, सैंपल हमारे चालू हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ रह करके कुछ सैंपल दें। और दूसरा जितने भी यहाँ पॉजिटिव केसेस अब यहाँ चेंज होकर जा रहे हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में बासनी के अलावा पूरे नागौर में कहीं भी कोई पॉजिटिव एक्टिव केस नहीं है। बासनी में करीब 60 बासनी के 60 केस जो हमारे एडमिट हैं वो एक्टिव केस हैं, वो भी 2 दिन के अंदर करीब 15-20 जनों की नेगेटिव रिपोर्ट आने की पूरी संभावना है, एक नेगेटिव आ चुका। तो हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि पहले हम जो वहाँ पे बासनी के अंदर या कहीं भी ऐसे लोगों को पहले चयन करें जो कि रिस्क में, और उसके बाद दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं उनका जांच करें। कोविड सेंटर बनाने की बात हो रही थी, किस तरह बनेगा कोविड केयर सेंटर? कोविड केयर सेंटर तो हमारे सारे वो हॉस्पिटल्स हैं। एक तो ये पहला एक को डेडिकेटेड कोविड सेंटर होता है, तो वो तो हमारा बासनी जो जेएलएन हॉस्पिटल है
और बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो कोविड सेंटर्स हैं, यानी पॉजिटिव केसेस को हम वहाँ रख सकते हैं, और उस पॉजिटिव जिसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है, जिनके अंदर सिम्टम नहीं है उनको हम वहाँ रख सकते हैं, उनका हम देखभाल करते रहेंगे, और अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। तो हमने इसके लिए एग्रीकल्चर कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज का चयन भी कर लिया, हमने वहाँ बेड भी लगा दिए थे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आई।